बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है न्यूटन लॉज। और न्यूटन लॉज में जाने से पहले हम फोर्स का डिफिनेशन करते हैं और फोर्स को समझते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉज में फोर्स का सारा डिटेल मौजूद है। सो फोर्स हमारे पास क्या चीज़ होता है, आपको क्लास 9 से क्लास 8 से, बल्कि बहुत लोअर क्लासेस से फोर्स की डिफिनेशन का पता होता है। फोर्स हमारे पास एक एजेंट होता है। फोर्स हमारे पास एक एजेंट होता है जो क्या करता है, जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करता है। फोर्स एज एन एजेंट विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। स्टेट ऑफ अ बॉडी किस तरह चेंज करता है? मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है और इस पे हम फोर्स लगाए तो ये मोशन में आता है। अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और इस पे हम फोर्स लगाएं तो ये रेस्ट में आ सकता है। अगर एक बॉडी स्लो है तो अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो तेज़ भी हो सकती है। अगर एक बॉडी तेज़ है और उस पे हम फोर्स लगाएं तो वो स्लो भी हो सकती है। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता हो और उस पे हम फोर्स लगाएं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। अगर एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है तो हम अगर उस पर फोर्स लगाए तो उसको हम सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसी एजेंट है जो किसी बॉडी की स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हमने फोर्स लगाना होता है। सो फोर्स एज एन एजेंट विच कैन ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ अ बॉडी। ये हमारे पास हो गया डिफिनेशन ऑफ फोर्स। अब आगे हम जाते हैं, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अच्छा, फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसको हम स्टार्ट जो करते हैं वो कैपिटल लेटर से नहीं, बल्कि उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जब हम किसी चीज़ की यूनिट पूरा नाम लिखते हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर हम साइंटिस्ट के नाम में जो पहला लेटर होता है उसको हम कैपिटल नहीं बल्कि उसको हम स्मॉल लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स का ब्रीफ डिफिनेशन। मज़ीद फोर्स के बारे में आगे जानते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो उसके लिए पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। इसे लाजमी जाने से पहले हम एक और पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है नेट फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स और फोर्स में क्या फ़र्क है? नेट फोर्स असल में फोर्स ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक ऑब्जेक्ट ले लें, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारे पास फोर्स है लेट्स से 10 न्यूटन। सो इस सब्जेक्ट पे आप नेट फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, मतलब टोटल फोर्स इस सब्जेक्ट पे है 10 न्यूटन। अब अगर इस डायरेक्शन से हम फोर्स लगाएं 10 न्यूटन, सो इस सब्जेक्ट पे फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है अगर दोनों को हम जमा करें। लेकिन चूँकि फोर्स जो है वो वेक्टर्स है, सो हम उसकी अलजेब्रिक सम नहीं लेते, लेकिन मतलब उसके नंबर्स को हम ऐड नहीं करते, बल्कि उसको वेक्टर की प्रॉपर एडिशन का तरीका होता है। उसको हम वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं और आपको शायद उसका पता भी हो। यानी कि ये दोनों फोर्सेस ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो इसका जो फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, 0 न्यूटन। सो ये कौन सा फोर्स 0 न्यूटन है? ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन इस बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है? वो 0 न्यूटन है। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी फोर्सेस हैं आपने उन सब को ऐड करना है। कौन सी तरीके से? वेक्टर तरीके से। सो नेट फोर्स का हमें पता चल गया कि नेट फोर्स क्या होता है। इस केस में हमारे पास नेट फोर्स क्या है? 0 है। ठीक है जनाब, आगे जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी और फिर 10th में भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो, याद रखिए फोर्स 0 नहीं होना,
नेट फोर्स ने ज़ीरो होना है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो उसमें एक्सीलरेशन ज़ीरो होगी। समझिए आप, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो हो तो उसमें एक्सीलरेशन ज़ीरो होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्सीलरेशन कब पैदा होता है। एक्सीलरेशन तब पैदा होता है जब हमारे पास या स्पीड इंक्रीज़ होता है फास्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। इन तीनों केसों में एक्सीलरेशन पैदा होती है। एक्सीलरेशन कब पैदा होती है? एक्सीलरेशन तब पैदा होती है जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज़ होती है, या किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है, या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। इन तीनों केसों में एक्सीलरेशन पैदा होती है। ठीक है जनाब। एक्सीलरेशन किस तरह पैदा होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज़ हो जाए, कोई ऑब्जेक्ट स्लो हो जाए, या किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, सो इन तीनों केसों में हमारे पास एक्सीलरेशन पैदा होती है। ठीक है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है, अब मैं आपको समझाता हूँ न्यूटन लॉस में जाने से पहले। आप देखो यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट है मिसाल के तौर पर, और ये जा रहा है राइट साइड पे 2 मीटर पर सेकंड से। अब इसको आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये तेज़ हो जाए, सो आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। लेट्स से अगर आप फोर्स नहीं लगाते और आप इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि आप थोड़ा तेज़ हो जाओ, सो फोर्स के बगैर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो तेज़ नहीं होता। ये दुआओं से भी तेज़ नहीं होता, ये मेहनतों से भी तेज़ नहीं होता, ये तेज़ होता है फोर्स लगाने से। सो इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगी, मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। सो इसकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमने फोर्स लगाना होता है। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो इसकी स्पीड 2 है और 2 ही रहेगी। अच्छा, अगर आप हम इसके ऊपर फोर्स लगाइए अपोजिट डायरेक्शन में, सो इस केस में ये क्या हो जाएगी? ये स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये कभी भी स्लो नहीं हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको तेज़ करना चाहते हैं तो भी आपने फोर्स लगाना है, अगर आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो भी आपने फोर्स लगाना है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो पहले केस में जब आप इसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आप इसको स्लो करने की कोशिश कर रहे थे, सो इनडायरेक्टली आप एक्सेलरेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे थे तो एक्चुअली आप एक्सेलरेशन की पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये बॉडी न तेज़ होगा, न स्लो होगा, और न इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब तेज़ होने का मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होना, स्लो होने का मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होना, और डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन पैदा होना। और ये तीनों काम कब होते हैं? जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये तीनों काम नहीं होते। अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो ये तीनों काम नहीं होते, मतलब तीनों केसों में हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। सो अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो आपने फोर्स लगाना होता है। फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स ज़ीरो हो, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। मतलब अगर वो तेज़ है तो वो तेज़ जाएगा, अगर वो स्लो है तो वो स्लो जाएगा, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे है तो वो स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। मतलब ये है इसका सिंपल वर्ड्स में। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब। अब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो ये तेज़ हो जाएगा? नहीं। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो ये स्लो हो जाएगा? नहीं। अगर आप इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? नहीं। सो अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन along a straight path unless you apply some force on it. मतलब if you don't apply force on this body, the speed and direction of this body will remain same forever. अगर हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड, ये फॉरएवर 2 होगा, इसकी डायरेक्शन भी ये होगी। और आप इसकी किसी भी चीज़ में चेंज नहीं ला सकते फोर्स के बगैर, ना इसकी स्पीड में चेंज ला सकते हैं और न इसकी डायरेक्शन में चेंज ला सकते हैं। दोनों के लिए हमने फोर्स लगाना होता है। सो इसलिए कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन पैदा होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन का मतलब यह है कि या ये तेज़ हो जाए, या स्लो हो जाए, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। याद रखिए बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट तेज़ होता हो, या स्लो होता हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज होता हो,
सो हम कहते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन है। अगर कोई बॉडी न तेज़ होता हो, न स्लो होता हो, न उसकी डायरेक्शन चेंज होता हो, सो हम कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक और बात आपको बताता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, मतलब ये रेस्ट में है। हम चाहते हैं कि ये अच्छा, अगर हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो ये मोशन में आएगा नहीं। सो ये बॉडी हमेशा क्या हो जाएगा, ये बॉडी हमेशा रेस्ट पे रहेगा। पहला वाला जो एग्जांपल मैंने किया उसमें मैंने बताया कि एक बॉडी है, उस पर अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है उस वेलोसिटी से फॉरएवर जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है और आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो ये बॉडी फॉरएवर रेस्ट में रहेगा। सो फर्स्ट लॉ की जो फेमस स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अ बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट में है सो वो फॉरएवर रेस्ट में रहेगा। रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। और a body is in motion will continue its motion with constant speed and straight path मतलब जिसकी वो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। So a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion in a straight path unless if we apply some force। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करते, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करती तो एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। अगर वो स्ट्रेट पाथ भी जा रहा है तो वो हमेशा वो स्ट्रेट पाथ भी जा रहेगा। तो इन तीनों चीज़ों के लिए अपने फोर्स लगाना होता है। सो फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि नेट फोर्स ज़ीरो ए ज़ीरो। ठीक है जनाब। अब आपने ये बात लाजमी समझना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स, नॉट द इंडिविजुअल फोर्स। मैं अभी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है। ठीक है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया 10 न्यूटन राइट साइड पे, तो अब ये मोशन में आएगा, लाजमी बात है। लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन, सो ये मोशन में आएगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो गया। मतलब अगर आप फोर्स लगाते हैं तो ये मोशन में आएगा, अगर आप जब तक आप फोर्स नहीं लगाते ये मोशन में नहीं आया था। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन। तो अब यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक भी 10 न्यूटन है और दूसरी भी 10 न्यूटन है। लेकिन ये बॉडी क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, ये किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो है, याद रखिए एफ इज़ नॉट ज़ीरो हियर, एफ इज़ नॉट ज़ीरो बल्कि एफ नेट ज़ीरो है। यहाँ पर एफ तो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, लेकिन एफ नेट क्या है, एफ नेट ज़ीरो है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो हो तो वो बॉडी हमेशा क्या होता है, वो बॉडी हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर तेज़ जा रहा मतलब न उसकी स्पीड में चेंज आएगी, न उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगी। दिस कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट। ठीक है जनाब। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है वो ये है, हमारे पास की एक बॉल है और इस बॉल को हमने स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है। मतलब बॉल इज़ टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग इज़ टाइड टू अ सपोर्ट। ठीक है, अब इस बॉल के ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, एक इसका वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ डाउनवर्ड, और एक इस स्ट्रिंग में जो फोर्स है अपवर्ड वो हमारे पास होता है टेंशन। सो ये दोनों फोर्सेस जो हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट न तो ऊपर जाता है न ये ऑब्जेक्ट नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ए हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो उसमें ए पैदा नहीं होता। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। ठीक है जनाब, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स 0 हो तो ए 0 होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है अगर फोर्स 0 ना हो तो ए 0 नहीं होगा। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स 0 ना हो, मतलब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें लाजिमी एक्सेलरेशन पैदा होगी। जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन लाजमी पैदा होगी। मतलब अगर आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि जब व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर
ये बात क्लियर हो गई कि जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसमें लाजमी एक्सेलरेशन पैदा होगी। मतलब अगर फोर्स ज़ीरो ना हो तो ए ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा करता है। और एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में पैदा करता है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इसका ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ का कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, सेम डायरेक्शन। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द सेम इन ऑल केसेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। कि जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा करता है और फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ने इस लॉ को एक मतलब मज़ीद इस तरह एक्सप्लेन किया। उसने ये कहा कि किसी ऑब्जेक्ट में जब एक्सेलरेशन पैदा होती है तो वो एक्सेलरेशन जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा, फोर्स कम लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, लेट्स से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ A1। आपने ये फोर्स डबल किया 20 न्यूटन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया A2। नाउ A1 विल बी लेस देन A2। मतलब A2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि F2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। जब आप कम फोर्स लगाते हैं तो उसमें कम आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है, जब आप कम फोर्स लगाते हैं तो कम एक्सेलरेशन पैदा होती है। अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये बात क्लियर हो गई। मतलब अगर सेम ऑब्जेक्ट हो और आप उसके ऊपर डिफरेंट फोर्सेस लगाते हैं, डिफरेंट फोर्सेस, तो ज़्यादा वाले फोर्स की केस में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है जनाब, अब देखो आगे। और ये बात कहता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, सॉरी। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मास को इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगी अंडर द सेम फोर्स। मिसाल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 kg, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया लेट्स से 10 न्यूटन और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गई लेट्स से 5। एक्सेलरेशन इज़ 5। नाउ अब आप मास को चेंज करते हैं। लेट्स से आपने फोर्स वही है लेकिन आपने मास चेंज किया, आपने मास किया लेट्स से 5 kg, आपने मास इंक्रीज़ किया तो इसका एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आप अगर मास इंक्रीज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा अंडर द सेम फोर्स। यहाँ पर जब ये बात हम कहते हैं ना ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो यहाँ पर हमारे पास ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट होगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। फॉर कांस्टेंट फोर्स ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ पर जो हमने लगाया है ए प्रोपोर्शनल टू एफ फॉर कांस्टेंट मास। और इसको आप समझेंगे आप इस बात को। मतलब सेम कांस्टेंट मास का क्या मतलब है, अगर सेम ऑब्जेक्ट पे, अगर सेम मास पे आप 2 फोर्सेस लगाते हैं तो ज़्यादा वाले फोर्स में ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर सेम फोर्स आप डिफरेंट मासेस पे लगाते हैं, इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैंने कहा कि फोर्स कांस्टेंट है। अगर सेम फोर्स आप डिफरेंट मासेस पे लगाते हैं तो जिसकी मास कम है उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़्यादा पैदा होगी। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ की 2 स्टेटमेंट हो गए। उसने पहले ये बताया कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन पैदा होती है और वो एक्सेलरेशन फिर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है फोर्स पे और डिपेंड करता है मास पे। आप देखो आगे, ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको जब हम कंबाइन करते हैं सो ए हमारे पास आ जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम और ए हमारे पास हो जाएगा के एफ बाई एम और ए हमारे पास हो जाएगा के की जो वैल्यू है एस आई यूनिट्स में, इसकी वैल्यू है 1, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड दिस इज इक्वल टू एफ बाई एम। सो ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एफ बाई एम और सिंपल ए इक्वल एफ बाई एम और एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, अब एफ इजिकल टू एम ए जब हम इसको लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो हम इसको इस तरह लिखते हैं एफ वेक्टर इक्वल एम एन टू ए वेक्टर।
देखो अब यहाँ पर इसका मतलब ये है बच्चों कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और पोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी, ये आपने याद रखना है। द एंगल बिटवीन पोर्स एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो इन ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। द एंगल बिटवीन पोर्स एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ज़ीरो, मतलब फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के लंग होगी, या जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये हमारे पास फोर्स की डिफिनेशन हो गई। यहाँ पर एक MCQ भी आता है कि यहाँ पर फोर्स की डिफिनेशन आती है कि जब आप फोर्स क्या चीज़ है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है तो उस एजेंट को हम कहते हैं फोर्स। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स। सो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस द डिफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस द डिफिनेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर F जो है, ये रिमेंबर, ये जो F है ये हमारे पास नेट फोर्स है। ये जो F है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेट फोर्स है। अब देखो आगे इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा MCQ देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है। अब मास हमारे पास है 2 kg और फोर्स हमने लगाया 10 न्यूटन, इसमें एक्सेलरेशन कितनी पैदा होगी। सो F इजिकल टू एम ए, F इजिकल टू एम ए। एफ कौन सा फोर्स है, ये नेट फोर्स है। सो ए हमारे पास हो जाएगा F डिवाइडिंग बाई m, और ए हमारे पास हो जाएगा 10/2, दैट इज़ पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई। अब यहाँ पर मैं एक और फोर्स लगाता हूँ, लेट से हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अब हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी A इजिकल टू F/m। ये F कौन सा फोर्स है, ये नेट फोर्स है। सो इन दोनों का नेट फोर्स क्या आता है, जीरो आता है ना। सो ये हो जाएगा 0/2। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसमें अब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती। सो आपने जब भी आपने MCQ करना है या जो भी चीज़ करना है, आपने नेट फोर्स लगाना है या नेट फोर्स आपने निकालना है। अच्छा एक और बात यह है कि जब कभी आप नेट फोर्स निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आपने याद रखना है, वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये बात बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी याद करना है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये हमारे पास है F1 और ये हमारे पास है F2। ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं। सो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मोर देन वन फोर्स लगता हो, मतलब 2 फोर्सेस हो या 3 फोर्सेस हो और दोनों पैरेलल हो, यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन दोनों फोर्सेस के बीच एंगल 0 है, मतलब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं। सो यहाँ पर जब आप नेट फोर्स निकालते हैं तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा डायरेक्ट F1 + F2। मतलब अगर ये 10 न्यूटन हो और ये 10 न्यूटन हो, सो हमारे पास नेट फोर्स क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स आप किस तरह मालूम करेंगे, अगर दो फोर्सेस पैरेलल हो, सो उसकी जो नेट फोर्स का फार्मूला है वो हमारे पास है डायरेक्ट आपने F1 + F2 करना है। अगर 3 फोर्सेस हो, 4 फोर्सेस हो, जितनी भी फोर्सेस हो, लेकिन अगर वो पैरेलल हो तो आपने डायरेक्ट उसको क्या करना है, आपने डायरेक्ट उसकी मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, तो आपको टोटल फोर्स का पता चल जाएगा। अच्छा एक और केस, अगर हमारे पास केस नंबर 1 आपको पता चल गया, अगर एंगल 0 हो तो डायरेक्ट ऐड करना है नेट फोर्स मालूम करने के लिए। लेकिन अगर एंगल 180 हो, मिसाल के तौर पर ऐसी हो, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा यहाँ से 10 न्यूटन और यहाँ से लगा 10 न्यूटन। सो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स जो है वो 10 - 10 मतलब 0 हो जाएगी, मतलब F1 - F2। सो ये ऑटोमेटिकली इस केस में हमारे पास क्या जाएगी, इस केस में हमारे पास 0 आ जाएगी। लेकिन मैं आपको जनरल बात करता हूँ, लेट्स से दिस इज F1 एंड दिस इज F2। सो आपने F1 - F2 और F2 - F1, मतलब आपने ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस करना है। कब, जब एंगल 180 हो। सो नेट फोर्स मालूम करने का तरीका क्या हुआ, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग करता हो, सो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने उसको एक दूसरे से माइनस करना है, ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस करना है, तो आपको नेट फोर्स मालूम हो जाएगा। ठीक है जनाब, दो केसेस हो गए। अच्छा अब जो केस 3 है, F थीटा इज नाइदर 0 नॉर 180। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 भी ना हो और 180 भी ना हो, मतलब कोई भी एंगल हो, फॉर एनी एंगल, जब हम नेट फोर्स मालूम करते हैं तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं F नेट के लिए, F1² + F2² + 2F1 F2 + 2F1 F2 cos थीटा और अंडर द रूट। ये बात आपने याद रखनी है।
जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स मालूम करना चाहते हैं और उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल हो वो ना 0 हो और ना 180 हो, तो आप ये डायरेक्ट किए, अगर 0 हो तो डायरेक्ट ऐड करो, अगर 180 हो तो एक दूसरे से माइनस करो। लेकिन अगर 0 भी ना हो 180 भी ना हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, f1² + f2² + 2f1 f2 cos ऑफ थीटा, 2f1 f2 मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा, मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया नेट फोर्स मालूम करने के लिए। अब देखो इसके ऊपर एक MCQ देता हूँ जनरल। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं, एक हमारे पास है 10 न्यूटन और एक हमारे पास है 4 न्यूटन, एक है 10 न्यूटन और एक है 4 न्यूटन। सो इसका नेट फोर्स क्या जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो इसका नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा f1 + f2, मतलब दोनों को डायरेक्ट हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 14 न्यूटन, 14 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर आप देखें, आप यहाँ पर चूँकि इन दोनों के बीच एंगल 180 है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपने इसका नेट फोर्स किस तरह निकालना है, f1 - f2 10 - 4, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। मतलब इन दोनों फोर्सों को मिटा के आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाओ और एक फोर्स कितना होगा, 6 न्यूटन होगा। लेकिन वो 6 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा, ग्रेटर फोर्स किस तरफ था, 10 न्यूटन इस तरफ था, तो 6 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, राइट साइड पे होगी। ठीक है जनाब, ये हमारे पास हो गई। अच्छा अगर आप ऐसा हो, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे यहाँ से फोर्स लगता है 4 न्यूटन और यहाँ से फोर्स लगता है 3 न्यूटन, तो इसके ऊपर अब नेट फोर्स क्या होगा, मतलब इस सब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना लगता है। सो आपने यहाँ पर नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ना एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का वो रिजल्टेंट से फार्मूला निकालना है, F = f1² + f2² + 2f1 f2 cos ऑफ थीटा अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा 4², तो ये हो जाएगा 16 + 3² ये हो जाएगा 9 और +2 f1 = 4 f2 = 3 और cos ऑफ क्या है, cos ऑफ 90 है, cos ऑफ 90। तो ये हो जाएगा 16 + 9 अंडर द रूट, ये हो जाएगा 16 + 9 से क्या आता है, 16 + 9 से आता है 25, 16 + 9 से आता है 25 और प्लस 2 4 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखो मल्टीप्लाई cos ऑफ 90। सो cos ऑफ 90 किस चीज़ के बराबर होता है, cos ऑफ 90 हमारे पास बराबर होता है 0 के। सो 24 और मल्टीप्लाई 0 अंडर द रूट। सो 24 मल्टीप्लाई 0 से क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। सो ये बच जाएगा 25 अंडर द रूट। सो इसका आंसर आएगा 5 न्यूटन। मतलब इस सब्जेक्ट पे आप नेट फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। तो आपने नेट फोर्स मालूम करने का तरीका सीख लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लगते हो, उसके बीच एंगल 0 तो आपने डायरेक्ट ऐड करना है। अगर एंगल 180 हो तो आपने ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर एंगल हमारे पास न 0 हो और न 90 हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसको हम कहते हैं। ठीक है जनाब, f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन f1 एंड f2। सो नेट फोर्स मालूम करने का आपने तरीका सीखा। अच्छा, ऐसे में इसको आप देखो कि a body of mass 2 kg is pushing along a friction surface, मतलब वहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स है और यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया इस ब्लॉक पे और हम इसको इस डायरेक्शन में मूवमेंट दिलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो सरफेस है इसमें फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन फोर्स कितना है, फ्रैक्शन फोर्स है 2 न्यूटन। ठीक है, तो अब इस बॉडी में एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन आप किस तरफ फाइंड करेंगे, A = F डिवाइडिंग बाई M, A = F डिवाइडिंग बाई M। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स कितना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लगते हैं, एक 10 न्यूटन है वो राइट डायरेक्शन में है और एक 2 न्यूटन है वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। सो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो आप नेट फोर्स किस तरह मालूम करेंगे, आप नेट फोर्स इस तरह मालूम करेंगे कि आप ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस करेंगे। सो 10 - 2 हो जाएगा, ये 10 - 2 से क्या जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 डिवाइडिंग बाई 2। सो ए हमारे पास हो जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। ये हमारे पास हो गई एक्सेलरेशन इसकी। ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन का आप एक्सेलरेशन निकालो। आप ये एक MCQ आपका होगा, सिंपल है, शाबाश, जल्दी जल्दी निकालो इसका एक्सेलरेशन। आपने निकाल दिया, मैं आपको अब निकाल के देता हूँ। A = F/m नेट फोर्स। अब देखो सिंपल है, ये दोनों फोर्स चूँकि एक डायरेक्शन में है तो इसको हम डायरेक्ट ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 14
इन दोनों का आंसर आ जाएगा 14, और ये मतलब इन दोनों की जगह हम इन दोनों को एक फोर्स से रिप्लेस करेंगे और उसका आंसर होगा 14। तो 2 फोर्सेस बच गए, 14 और 2। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, सो हम इनको एक दूसरे से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा नेट फोर्स क्या हो जाएगा 12। अब ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 न्यूटन। सो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी जाएगी 12 और डिवाइडिंग बाई मास कितनी है 4 है, सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है और वो इनिशियली रेस्ट में है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन। अब ये मोशन में आएगा, जब ये मोशन में आएगा तो 3 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकंड, नॉट इन 3rd सेकंड, रिमेंबर दैट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 3 सेकंड। सो यहाँ पर हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। सो ए हमारे पास हो जाएगा F/m। सो एफ हमारे पास है 10 न्यूटन, 10/m हमारे पास 2 है, सो ए हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, नोट करें इसको। डिस्टेंस के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, S = VIT प्लस हाफ AT²। सो VI हमारे पास 0 थी, T हमारे पास है 3 और प्लस 1/2 A हमारे पास निकली थी 5 और T हमारे पास है 3, सो 3 स्क्वायर इज़ 9। सो ये हो जाएगा S = 0 × 3 0 और ये हो जाएगा 9 5 45, 45/2, सो 22.5 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है जनाब, ये आपका MCQ हो गया। अच्छा, अब ये MCQ है कि अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन A ऑलवेज 0, ऑलवेज नॉट 0, मे बी 0 और नॉन 0, और ऑप्शन D है ऑल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक करें कि कौन सा है। ठीक है। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ किया, मैं भी आपको समझाता हूँ कि कौन सा आंसर सही है। अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज 0। ऑलवेज 0 का मतलब क्या है कि हमेशा 0 होगी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, सो नॉट। क्योंकि हमारे पास ये अगर एक ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर हमने 2 फोर्सेस लगाए, ये है 10 न्यूटन, ये है 2 न्यूटन और ये है लेट्स से 6 न्यूटन। ठीक है। और इसका मास है 2 kg। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया 10/2 12। सो इसकी जगह हम 12 लगाएंगे और 12 और 6 एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना जाएगा, इसके ऊपर नेट फोर्स आ जाएगा 6 न्यूटन और मास कितनी है 2 kg है। सो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी F/m। F हमारे पास नेट है 6 और 2, सो एक्सेलरेशन हो जाएगी 3। सो अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्सेलरेशन इज़ नॉट ऑलवेज 0, मे बी 0, हो सकता है 0, नॉट ऑलवेज 0। अब देखो यहाँ पर जवाब आ गया नॉन 0 ना, यहाँ पर जवाब आ गया नॉन 0। अब मैं आपको बताता हूँ कि 0 कब आता है। मिसाल के तौर पर ये फोर्स है 2 न्यूटन, ये फोर्स है 6 न्यूटन और यहाँ से हमने फोर्स लगाया लेट्स से 8 न्यूटन। अब 6 और 2 को हम ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो उससे आ जाएगा जवाब 8 न्यूटन और 8 और 8 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम किस तरह नेट फोर्स मालूम करते हैं, एक दूसरे से माइनस करते हैं। सो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या जाएगा, एस के ऊपर नेट फोर्स 0 आ जाएगा, एफ हमारे पास 0 जाएगा, सो ए हमारे पास हो जाएगी F/m और ए = 0/m और ए हमारे पास आ जाएगी 0। नो, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ऑलवेज 0, ये गलत है, ऑलवेज 0 नहीं होता, यहाँ पर 0 आ गया। सो ऑलवेज 0 हमेशा 0 भी नहीं आता है, हमेशा नॉन 0 भी नहीं आता है, 0 भी आ सकता है और नॉन 0 भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं या नहीं। अगर डिफरेंट फोर्सेस, वेरियस फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो उस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन 0 आता है, लेकिन अगर वो फोर्सेस अनबैलेंस हों तो उसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं आता। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, इस MCQ को पढ़ो आप, शाबाश। MCQ है a body of mass 2 kg is moving with constant speed of 2 meter per second along x-axis at acceleration up to 3 second will be option A 2 meter per second square, option B 3 meter per second square, option C 4 meter per second square, option D है none।
ऑप्शन डी है नन, ऑप्शन डी है नन। सो पास करो इसको और अपना आंसर निकालो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखो और इसकी स्टेटमेंट को देखो। अ बॉडी इज मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 2 kg इसका मास है 2 kg और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है। अलॉन्ग एक्सिस मतलब इसका डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है और इसकी स्पीड जो है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सो इसके ऊपर आपने इसमें अपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। पहले तो आप ये बताओ कि इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं है। इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। सो ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है ना उसकी स्पीड चेंज हुई है। मतलब इस क्वेश्चन में बताया गया है कि स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मतलब इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो 3 सेकंड के बाद इसमें एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो जाएगी। क्योंकि क्या बात, क्यों एक्सेलरेशन जीरो आ गई? एक्सेलरेशन इसलिए जीरो आ गई कि ना तो स्पीड चेंज होता है और ना डायरेक्शन चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई और एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो हो गई। एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब या स्पीड चेंज होता है या डायरेक्शन। लेकिन इसने हमें कहा है कि स्पीड कांस्टेंट है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूवमेंट करता है, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। और अब अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है एफ इजिकल टू एम और ए। एफ नेट हमारे पास, एम हमारे पास है कितना, एम हमारे पास है 2 kg और ए हमारे पास है 0। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारे पास भी जीरो हो जाएगा। सो इसमें एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी और इसमें नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी, ठीक है जनाब। ये हो गया आपका एमसीक्यू। आप अगले एमसीक्यू पे आते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखो। ये हमें कहता है कि हमारे पास 2 फोर्सेस हैं। वो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 kg है, उसके ऊपर लगते हैं 2 फोर्सेस और आपने उसके ऊपर आपने ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। नेट फोर्स आपने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन अपने फाइंड करनी है, फोर्स की डायरेक्शन, नेट फोर्स की डायरेक्शन अपने फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपने फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करें पहले, फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। शाबाश, सॉल्व करो इसको। अब ठीक है जनाब, मैं आपको सॉल्व करता हूँ। आप अब देखो इसको, ये मास हमारे पास है 1 kg पर न्यूटन आई। पर न्यूटन आई का मतलब क्या है कि फोर्स लगता है पर न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरफ फोर्स लगता है पर न्यूटन और इस तरफ फोर्स लगता है 3 न्यूटन। माइनस आई का मतलब क्या है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर एक फोर्स लगता है पर न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक फोर्स लगता है 3 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अब ये दोनों फोर्सेज जो है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको एक दूसरे से माइनस करेंगे। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा एफ इजिकल टू पावर -3 से आ जाएगा 1 न्यूटन। अच्छा, अब 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में होगा? नेट फोर्स हमारे पास हो गया 1 न्यूटन। ये आंसर क्लियर, नेट फोर्स अपने फाइंड की 1 न्यूटन। अब फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? सो ज़्यादा फोर्स किस तरफ है? अब इस फोर्स को हम मिटाएंगे और इस फोर्स को हम मिटाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे 1 न्यूटन। 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में? किस तरफ? ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स कौन सा था? 4 न्यूटन वाला था ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन किस डायरेक्शन में है? ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वो नेट फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अलॉन्ग आई। सो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अभी आपने ए फाइंड करनी है। सो ए हमारे पास हो जाएगा ए इक्वल एफ डिवाइडिंग बाई एम। नेट फोर्स की वैल्यू है 1 न्यूटन और ए की वैल्यू है एम की वैल्यू है 1 kg। सो ए हमारे पास हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। एक्सेलरेशन ये वाली हो गई। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। यहाँ पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है? यहाँ पर नेट फोर्स हमारे पास है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ होगी? वो हमारे पास अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, ठीक है जनाब। अच्छा, आप इस एमसीक्यू को पढ़ो, देखो ज़रा इसको। देखो ज़रा इसको, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है 2 kg और इस पर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन और इसमें एक्सेलरेशन है पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन ये है कि एज देयर एनी फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट, यस और नो? फ्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है? एज देयर एनी फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट, यस और नो? नेक्स्ट सेकंड, अगर फ्रैक्शन फोर्स है तो फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है? अभी आप किस तरह जज करेंगे कि यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है? फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन और मास हमारे पास है 4 kg और ए हमारे पास है पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टू एम
ए, और ए इक्वल एफ डिवाइडिंग बाई एम। सो यहाँ पर हो जाएगी ए इक्वल एफ हमारे पास कितना है 10 और एम हमारे पास है 2। सो एक मिनट, ए हमारे पास है ए इज इक्वल टू एफ और एम। एफ हमारे पास कितना है 10 न्यूटन है और एम हमारे पास कितना है 2 है। सो ए की वैल्यू आती है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ए की वैल्यू गिवन कितनी है, ए की वैल्यू 4 है। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होती है और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो कम है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स है, इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, कम आ गया। मतलब फोर्स हमने 10 न्यूटन लगाया है 2 kg मास पे, इस हिसाब से इसमें एक्सेलरेशन पाइप आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है जनाब, फ्रैक्शन फोर्स तो है। अब फ्रैक्शन फोर्स कितनी है, अब फ्रैक्शन फोर्स कितनी है, सो अब हमने उस फ्रैक्शन फोर्स को फाइंड करना है। फ्रैक्शन फोर्स को हम किस तरह फाइंड करें, देखो अब इसको, अब देखो ए इक्वल एफ डिवाइडिंग बाई एम। सो ये हमारे पास नेट फोर्स है, ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास मास है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कितनी पैदा हुई है, 4 पैदा हुई है। पैदा होना तो चाहिए कि पाइप था, लेकिन पाइप पैदा नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर 4 पैदा हुई है। सो एफ हमारे पास ये हो जाएगा 4, एक की जगह हमने 4 लगाया, एफ की जगह हम एफ लगाएंगे और एम की जगह हम लगाएंगे 2। सो एफ हमारे पास आ जाएगा 8 न्यूटन। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स हमारे पास है 8 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पर नेट फोर्स कितनी आ गई, यहाँ पर 8 न्यूटन नेट फोर्स आ गई। ये पर इस फार्मूले में जो फोर्स की वैल्यू है वो नेट फोर्स की होती है। जब भी हम इस फार्मूले से एफ की वैल्यू निकालते हैं तो नेट फोर्स ही होगी। सो हमने अप्लाइड फोर्स लगाया है 10 न्यूटन और यहाँ पर नेट फोर्स आ गया 8 न्यूटन। सो 2 न्यूटन कहाँ गया, असल में यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स था, यहाँ पर फ्रैक्शन फोर्स था 2 न्यूटन। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो अप्लाइड फोर्स के या मोशन के हमेशा अगेंस्ट होता है। सो 10 न्यूटन यहाँ पर लगता है और 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से लगता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स जो है, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, सो नेट फोर्स हमारे पास क्या जाएगी 8 न्यूटन आएगी। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन आ गया। ठीक है जनाब, ये आपका था क्वेश्चन। अच्छा, अब SMCQ को पढ़ो। फोर्स एफ प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, एक ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया और उसमें एक्सेलरेशन ए पैदा हुआ। एफ डबल द फोर्स ऑन द सेम बॉडी, मतलब अगर ऑन द सेम बॉडी, अगर हम सेम बॉडी पे फोर्स को डबल करें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का, आपने आंसर इसका निकालो फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ A। अब हम मास नहीं चेंज करते, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ फोर्स को चेंज किया। तो अगर आप फोर्स को डबल करते हैं तो एक क्या हो जाएगी, A एस प्रोपोर्शनल टू F। जब M क्या हो, जब M कांस्टेंट हो, तो जब M कांस्टेंट हो तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। जब मास कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन फोर्स। अगर आप फोर्स को डबल करते हैं तो ए हमारे पास डबल हो जाएगी। सो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ए एस डबल। ठीक है जनाब, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ। देखो हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडिंग बाई एम। अब अगर फोर्स कांस्टेंट हो, अगर फोर्स कांस्टेंट हो और हम मास चेंज करेंगे, ए 1 इक्वल एफ डिवाइडिंग बाई एम 1 और ए 2 हमारे पास हो जाएगा एफ डिवाइडिंग बाई एम 2। यहाँ पर हमने क्या किया, M1 में एक्सेलरेशन A1 है एक फोर्स के अंडर, सो M2 में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी। ठीक है जनाब, फोर्स सेम है, मतलब इसका ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ A1। अब सेम फोर्स, वही फोर्स हम लगाते हैं थोड़ी बड़ी बॉडी पे, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है A2। सो एक हो गया A1, एक हो गया A2। अब दोनों का रेशियो ले लो, A1 डिवाइडिंग बाई A2 इक्वल F डिवाइडिंग बाई M1 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई A1 डिवाइड बाई A2, से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये उल्टा हो जाएगा, इससे हो जाएगा M2
डिवाइडिंग बाई m2 डिवाइडिंग बाई f। सो f और f कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a1 डिवाइडिंग बाई a2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडिंग बाई m1। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास पोर्स कांस्टेंट हो। ये हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास पोर्स कांस्टेंट हो। a1 बाई a2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन और मास के बीच इन्वर्स रिलेशन है जब फोर्स हमारे पास कांस्टेंट हो। ठीक है जनाब, ये आपने याद रखना है ये रिलेशन। अच्छा, अगर हम इस तरह करें कि A इज इक्वल टू एफ ओवर एम, ए इक्वल एफ डिवाइडिंग बाई एम। अगर अब हम मास सेम ले लें, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F1 और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई A1। अब हमने इसके ऊपर फोर्स चेंज किया F2, सो ये एक्सेलरेशन हो जाएगी A2। ठीक है जनाब। सो A1 यहाँ पर हो जाएगा F तो मास तो सेम है ना, मास को तो हमने चेंज नहीं किया है। सो ये हो जाएगा F1 बाई एम और A2 हो जाएगी F2 बाई एम। सो अब इन दोनों के रेशो निकालो। तो जब हम इन दोनों के रेशो निकालते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू F1 बाई एम और मल्टीप्लाई ये उल्टा हो जाएगा M बाई F2। सो M और M कैंसिल हो जाएगा। सो A1 ओवर A2 हमारे पास बराबर हो जाएगा F1 ओवर F2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास मास कांस्टेंट हो। A1 बाई A2 इज इक्वल टू F1 बाई F2। ये हम कभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो। अगर F कांस्टेंट हो तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। अगर मास कांस्टेंट हो तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू F1 बाई F2। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जनाब, इन दोनों को आपने याद रखना है। इसके ऊपर मैं आपको एक दो MCQ देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 3m आर अंडर द सेम फोर्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास m है और दूसरी ऑब्जेक्ट है उसकी मास 3m है। आर अंडर द सेम फोर्स मतलब उसके ऊपर हम सेम फोर्स लगाते हैं। द रेशो ऑफ A1 ओवर A2 विल बी। तो हमें पता है कि A1 ओवर A2 हमारे पास बराबर होता है M2 बाई M1। सो A1 बाई A2, M2 कितनी है? M2 हमारे पास है 3m और M1 कितनी है? वो हमारे पास है m। सो A1 बाई A2 हमारे पास हो जाएगी 3/1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली बॉडी में एक्सेलरेशन अगर 3 हो तो दूसरी वाली में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर मास ट्रिपल हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन 1/3 कम हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये आपका MCQ हो गया। एक MCQ में आपको एक और देता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 1 kg बॉडी। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास 1 kg है, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो फोर्स हम लगाए किस चीज़ के ऊपर? अगर वो फोर्स हम लगाए एक 4 kg बॉडी पे, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप आंसर निकालो, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट 1 kg हो और इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएं तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है 5। सो आपने फोर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग लगता है लेकिन आसान है। फिर यहाँ पर 1 kg बॉडी है, इसके ऊपर हमने लगाया फोर्स F और इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वही फोर्स, द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अनदर बॉडी ऑफ मास 4 kg। सो फाइंड द एक्सेलरेशन नाउ। मतलब a constant force produces acceleration of 5 meter per second square and 1 kg body. The same force will produce acceleration of which value n 4 kg body. सिंपल है, मतलब यहाँ पर फोर्स सेम है। सो आपने एक्सेलरेशन और मास के बीच रिलेशन निकालनी है। सो हमारे पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था? फार्मूला ये था कि हमारे पास A1 बाई A2 ये हमारे पास बराबर था M2 बाई M1। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा है, मसला है बोर्ड का। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हल हो जाएगा, बहुत जल्द हम आपकी स्क्रीन पे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर देखो आप, फार्मूला हमारे पास था A1 बाई A2 और ये हमारे पास है M2 बाई M1। ये फार्मूला मैंने अभी आपको डिराइव किया। अब
पहला जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, 5 था, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5। और पहला वाला मास कितना था, 1 kg, तो यहाँ पर हम अच्छा हाँ A1 हमारे पास था, पहला एक्सेलरेशन था 5 और दूसरी एक्सेलरेशन थी, मालूम करना है ए, और दूसरी मास कितनी है 4 और पहली मास कितनी है 1। यहाँ पर आप गलती ना कर बैठो, इसको बहुत एहतियात से करना। A1/A2 पहली एक्सेलरेशन, यहाँ पर पहली मास, दूसरी एक्सेलरेशन यहाँ पर दूसरी मास, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। सो पहली एक्सेलरेशन 5 थी, ये 5 कौन सी मास में थी, 1 में, और 4 मास में कितनी एक्सेलरेशन है ये हम फाइंड करना चाहते हैं। सो डेफिनेट एक्सेलरेशन, मास आपने इंक्रीज किया 1 kg से 4 kg, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हमारे पास कम हो जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5 × 1 इज 5 और 4a, सो a हमारे पास आ जाएगा 5/4। 5/4 से जो भी आंसर आता है वो हमारे पास इसका जवाब होगा। ठीक है, इस किस्म के MCQ जो मैंने रिलेशंस आपको डिराइव किए उसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, नोट करो इसको। अच्छा, आप ये MCQ करो जनाब। क्वेश्चन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, स्टेटमेंट आप लिखा करें यहाँ पर, बोर्ड में इतनी जगह नहीं होती कि मैं लॉन्ग स्टेटमेंट लिखूँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg is applied a force of 2 Newton as shown in the figure. The body is moving with 2 meter per second, मतलब a body of mass 2 kg is moving with a velocity of 2 meter per second towards right, and a force of 2 Newton is applied on it towards left. Find the acceleration, ये क्वेश्चन हो गया। आफ्टर फाइंडिंग एक्सीलरेशन फाइंड द टाइम टू स्टॉप, कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहे हैं फोर्स इसके ऊपर नीचे की तरफ है, तो ये स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, फाइनली ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो कितने देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो फाइंड करो, इसमें एक्सीलरेशन पहले फाइंड करो, A = F/m। आप इसको करो, मैं करता हूँ, फिर उसके बाद पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो, और फिर आगे वीडियो प्ले करो। ठीक है, पॉज किया और आपने सॉल्व किया, और अब मुझे देखो क्या क्या करना है। A = F/m, तो F हमारे पास है 2 न्यूटन और A हमारे पास और M हमारे पास है 1, सो A हमारे पास हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। माइनस हम क्यों लगाते हैं, माइनस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है या ये डी एक्सेलरेशन है। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जब आगे जा रहा हो और फोर्स उसके पीछे की तरफ हो तो ये स्लो होती जाएगी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो और फोर्स आप इसके ऊपर पीछे की तरफ लगा रहे हैं, सो ये क्या हो जाएगी, ये स्लो हो जाएगी। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन हो गई, अच्छा एक्सेलरेशन हो गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने फाइंड करना है कि कितनी देर बाद ये स्टॉप हो जाएगा। तो टाइम मालूम करना है, तो ये आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अच्छा, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये कितना टाइम लेगा फाइनल वेलोसिटी को 0 तक आने में, तो ये हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, VF = VI और प्लस AT। VF हमारे पास कितना है, 0 है। VI इसकी कितनी थी, 2 थी, और A कितनी थी, वो थी -2, और टाइम हमने फाइंड करना है। सो इस 2 को यहाँ पर ले आओ, ये हो जाएगा -2 = -2t। सो t हमारे पास हो जाएगा 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये MCQ दोनों पार्ट्स हो गए। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करो इसको, आप पहले इसको लिखो। अच्छा, लिख लिया। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको कहता हूँ कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन है कि a body of mass 1 kg is moving towards right with a velocity of 2 meter per second and a force of 2 Newton is applied towards left. Find the velocity after 3 सेकेंड। सो आप करो इसको, शाबाश करो इसको। ठीक है, आपने कर दिया, वीडियो को पास करो। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने ए फाइंड किया कि A हमारे पास कितना था, A हमारे पास था -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से जब ये आगे गया तो 1 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। 1 सेकंड के बाद तो ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया।
अब 1 सेकंड के बाद मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। 1 सेकंड के बाद इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस जगह पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। फोर्स वही है, ये हमारे पास फोर्स है 2 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ कि ये अभी इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लाजिमी बात है आएगा, ठीक है। वही 1 kg बॉडी है। सो 1 सेकंड के बाद तो ये स्टोरी हो गई कि ये रेस्ट में आ गया। अब हमने मालूम करना है वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड फ्रॉम हेयर। सो 1 सेकंड में तो ये स्टोरी हो गई। 1 सेकंड के बाद अब ये वापस आ जाएगा, डायरेक्ट वापस आ जाएगा। तो 1 सेकंड कंप्लीट हुआ। बाकी जो 2 सेकंड टाइम है, 2 सेकंड, उसमें अब आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर अब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? अब मुझे ये बताओ। सो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है अब वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि अब ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगी? यहाँ पर एक्सेलरेशन अब पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर अब ए क्या है? ए इक्वल एफ और एम। एफ हमारे पास है 2 और एम हमारे पास है 1। सो ए हमारे पास हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन वही है लेकिन पॉजिटिव हो गई। अभी आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकंड के बाद, क्योंकि 1 सेकंड तो वहाँ पर लग गया था ना। सो वी एफ इक्वल वी आई और प्लस ए टी। अब वी एफ इक्वल वी आई इसकी कितनी थी? 0 थी ना, यहाँ पर तो ये 0 में था। तो ये यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ए हम 2 लगाएंगे और टाइम हम 2 लगाएंगे। सो ये वी एफ हमारे पास हो जाएगी वी एफ इक्वल 2 टू ज़ा 4 मीटर पर सेकंड। सो 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद ये मतलब आफ्टर 3 सेकंड दिस बॉडी विल बी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये आपका पूरा स्टोरी खत्म हो गया, ठीक है जनाब। अब इसको नोट कर लें। नोट किया? अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे। मैं करता जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये एमसीक्यू ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए आप ऐसा करें कि आप डिफरेंट बुक्स पे एमसीक्यू को ट्राई करें, नेट से डाउनलोड करें, डिफरेंट एमसीक्यू के बुक हैं वो देखो, पास्ट पेपर्स देखो, एमसीक्यू सॉल्व करो। न्यूटन सेकंड लॉ पे जितने भी एमसीक्यू हैं, अगर आपसे ना हो सके तो कमेंट में लाजमी उसका पिक्चर दीजिएगा या उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट दीजिएगा। इंशाल्लाह वो हम आपको सॉल्व करके देखेंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे, वो बहुत ईजी। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अच्छा, अब थर्ड लॉ क्या कहते हैं? अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो उसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का जिक्र किया गया है। सो आपने पहले एक्शन और रिएक्शन को पढ़ना है कि एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। सिंपल बात है, हम इस बोर्ड पे फोर्स लगाते हैं। लेट्स से हमने फोर्स लगाया इस बोर्ड पे, तो ये हमारे पास एक्शन हो गया। इस मार्कर ने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया, ये एक्शन हो गया। अब ये बोर्ड जो है वो इस मार्कर पे फोर्स लगाएगा, ये रिएक्शन हो गया। जब हम पहला फोर्स लगाते हैं वो एक्शन होगा, एज अ रिएक्शन वही बॉडी हमारे ऊपर वापस फोर्स लगाएगी, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास 2 बॉडीज है, ये M1 है, ये M2 है। इन दोनों की कोलिजन हो गई, टकराव हो गई। तो ये M1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और M2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लाजमी बात है, जब आप दौड़ रहे होते हैं, स्कूल से भाग रहे होते हैं या क्लास से भाग रहे होते हैं या आप क्रिकेट खेल के भाग रहे होते हैं, तो अगर आप खुदा न वास्ता आपकी टकराव एक दीवार से आ जाती है तो आपको दर्द होता है। आपको दर्द क्यों होता है? आप दीवार के ऊपर फोर्स लगाते हैं और दीवार आपके ऊपर फोर्स लगाता है। आपको जब दर्द होता है ना, वो दर्द आपकी फोर्स से नहीं होता, बल्कि वो दर्द जब दीवार आपके ऊपर फोर्स लगाता है तो वहाँ से होता है। ये मार्कर है, ये ऊपर से नीचे आ गिरा, ठीक है। सो इस मार्कर ने फोर्स लगाया बोर्ड पे और बोर्ड ने फोर्स लगाया इस मार्कर पे। सो जब ये मार्कर जब बोर्ड पे फोर्स लगाता है तो ये एक्शन हो गया, और जब ये बोर्ड इस मार्कर पे फोर्स लगाता है ये रिएक्शन हो गया। सो एक होता है एक्शन फोर्स और एक होता है रिएक्शन फोर्स। एक होता है एक्शन फोर्स और एक होता है रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो अब तल्ला हमें ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन, आप लिखो स्टेटमेंट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, for every action there is a reaction. Action and reactions are always equal in magnitude but opposite in direction. मतलब क्या है कि action force is equal to reaction force, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, ये याद रखो। जितना एक्शन फोर्स होता है उतना रिएक्शन फोर्स होता है।
अगर ये मार्कर इस बोर्ड पे 2 न्यूटन फोर्स लगाता है तो ये बोर्ड इस मार्कर पे 2 न्यूटन फोर्स लगाएगा। सो एक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड और रिएक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होती है। तो हम ये लिखेंगे, लेट्स से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। ऑब्जेक्ट 1 2 पे फोर्स लगाता है और ऑब्जेक्ट 2 1 पे फोर्स लगाता है। सो हम कहते हैं 1 जितना फोर्स लगाता है 2 पे और उतना ही फोर्स 2 लगाएगा 1 पे। 1 जितना फोर्स लगाता है 2 पे, 2 भी उतना फोर्स लगाएगा 1 पे। हमने बीच में इक्वल लगाया। सो दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है। सो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, F12 इक्वल F21 वेक्टर। सो यहाँ पर हम बीच में हम क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस या यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ। सो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये माइनस साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि दोनों फोर्सेस जो है एक्शन और रिएक्शन ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये माइनस कहाँ से आता है, देखो आप इसको देखो। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है F12। सो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अलोंग यूनिट वेक्टर आई है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स लगाएगा एस ऑब्जेक्ट पे किस डायरेक्शन में, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर F12 को अगर हम लिखते हैं F12, लेट से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे फोर्स लगाता है 2 न्यूटन और कौन सी डायरेक्शन में, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। अब ये जो बॉडी है 2 वाला ये फोर्स लगाता है 1 पे, कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कितना लगाएगा वो फोर्स, F21 हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 2 न्यूटन, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस आई इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो हम कहते हैं ना कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये सेम है। देखा अब इसको F21 इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकालो, सो ये हो जाएगा -2 न्यूटन आई। अब देखो F21 वेक्टर एज इक्वल टू माइनस अपनी जगह गया और ये 2 न्यूटन आई क्या है, 2 न्यूटन आई हमारे पास है F12 ना। तो ये हो जाएगा F12। तो हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर, मतलब दोनों फोर्सेस जो है वो डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। अच्छा, यहाँ पर जो आपने इंपॉर्टेंट बात याद करनी है वो ये है MCQs के लिए। ये ज़रूरी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे होता है। मतलब यहाँ पर हमें मिनिमम 2 बॉडीज़ की ज़रूरत होती है। ये एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से M1 और ये दूसरी बॉडी है M2। ये S के ऊपर एक्शन लगाता है, सो रिएक्शन ये बॉडी S पे लगाएगा। मतलब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट S पे फोर्स लगाता है। लेट्स से ये सब्जेक्ट ने S पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, सो ये भी S पे लगाएगा 10 न्यूटन। सो S बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ, S बॉडी पे नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। S बॉडी पे नेट फोर्स कितना हुआ, 10 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये एक बॉडी पे नहीं लगती। S सब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हुआ, S सब्जेक्ट पे नेट फोर्स हुआ 10 न्यूटन और S सब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना हुआ, वो भी 10 न्यूटन हुआ। तो यहाँ पर अगर कि फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। एक दूसरे को बैलेंस क्यों नहीं कर सकते, असल में इस ऑब्जेक्ट को अगर आप देखो, इस ऑब्जेक्ट को, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है S पे और ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है S पे। सो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल कितने फोर्स लग गए, एक इसने लगाया है और एक इस पे लगा है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पे इसको इग्नोर करके यहाँ पर देखो, सो इस सब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, वो कितना है, 10 न्यूटन है। तो इस सब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगता है, अब इसको इग्नोर करो, ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगता है 10 न्यूटन। सो इस सब्जेक्ट पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगता है, इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लगता है। सो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल या बैलेंस नहीं कर सकते। जिस तरह हमने पहले टॉपिक्स में पढ़ा कि जब फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। सो ये आपने ये बात याद रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं। जिस बॉडी पे एक्शन लगता है, जो बॉडी एक्शन लगाता है उसके ऊपर रिएक्शन लगता है। मतलब ये है कि एक्शन एक बॉडी लगाता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी लगाता है। एक्शन एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है।
ठीक है जनाब। सो ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये मार्कर हमने गिरा दिया और बोर्ड पे लग गया। एक्शन किस पे लगा? एक्शन लगा बोर्ड पे। द मार्कर अप्लाइड फोर्स ऑन द बोर्ड एट इज एक्शन। लेट्स से मार्कर ने बोर्ड पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। सो बोर्ड अब मार्कर पे फोर्स लगाएगा कितना? 10 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। सो एक्शन एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है। ये ऐसा नहीं होता कि एक्शन और रिएक्शन दोनों में होता है। ये हमारे पास हो गई न्यूटन तल्ला। अच्छा, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा सेम होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, द रेशो ऑफ F1 टू द रेशो ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज 1। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज 1, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। ये आपका एक एमसीक्यू हो गया। दूसरी एमसीक्यू क्या है? एक्शन एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है। सेम हो गया। तीसरा एमसीक्यू क्या है? एक्शन और रिएक्शन डायरेक्शन में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। सही है। चौथा एमसीक्यू क्या हो गया? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। सही है जनाब। अच्छा, आखिरी बात मैं आपको इसमें बताता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ में आपने एक बात याद रखनी है। मिसाल के तौर पर ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग को हमने इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया और इसमें थोड़ी सी एलांगेशन आ गई, थोड़ी सी इसमें स्ट्रेन आ गई, इसमें चेंज आ गया। इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और उसमें क्या गया? एक चेंज आ गया, डेल्टा एक्स। ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स लगाने के बाद हमने इसको रिलीज़ किया, मतलब फोर्स हमने छोड़ा, तो ये अब वापस आ गया अपनी जगह पे। इसमें एक्शन कौन सा है और इसमें रिएक्शन कौन सा है? सो इसमें न कोई एक्शन है, न इसमें कोई एक्शन है, न इसमें कोई रिएक्शन है, क्योंकि फोर्स हमने एक बॉडी पे लगाया है और वही बॉडी खुद अपने ऊपर फोर्स लगाता है। सो ये एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन एक होता है, एक बॉडी पे लगता है, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे लगता है। यहाँ पर दोनों फोर्सेस, हम जो फोर्स लगा रहे थे वो भी स्प्रिंग पे थी, अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहे हैं वो भी अपने ऊपर लगा रहे हैं। सो दोनों फोर्सेस किस पे हैं? दोनों फोर्सेस हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं। सो जब दो फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर हों, सो उसको हम एक्शन और रिएक्शन नहीं कह सकते। सो यहाँ इसलिए हमारे पास ये जो ये वाली जो प्रोसेस है स्प्रिंग में, ये हमारे पास न्यूटन लॉ में इंक्लूड नहीं है। ये न्यूटन लॉ से, न्यूटन तल्ला से ये एक्सक्लूडेड है। मतलब न्यूटन तल्ला कैन नॉट बी अप्लाइड इन स्प्रिंग। सिमिलरली इन रबर, रबर जो होते हैं, रबर को हम एलोंगेट करते हैं फिर उसको छोड़ते हैं, तो उस केस में भी दोनों फोर्सेस जो हैं वो रबर पे ही लगते हैं, इसलिए वो उसमें हमारे पास न्यूटन तल्ला जो है वो अप्लाई नहीं होती। ठीक है जनाब। ये हमारे पास तल्ला की जो एग्जांपल्स हैं, मतलब डिफरेंट एमसीक्यूज थे वो हो गए, और जो एक्सक्लूजन्स हैं, जो मतलब जो चीज़ें हमने तल्ला में शामिल नहीं करनी वो भी हो गई। इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्ताम हुआ। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ को हमने पढ़ा। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कनेक्टेड बॉडीज़ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिए और एग्ज़ाम के लिए भी। इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे उस टॉपिक को। इस टॉपिक में कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अवेलेबल होऊंगा कैमरा के ऊपर, और आपको जितने भी मसले हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह उसको रिज़ॉल्व करूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जितनी भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेगेटिव पॉइंट हो कमेंट में बताओ, पॉजिटिव पॉइंट हो कमेंट में बताओ। हमें आपकी कमेंट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है, क्योंकि आपकी कमेंट जो होती है वो हमें जान देती है, वो हमें हौसला देती है और हमें आगे जाने का रास्ता बताता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।